अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। वी विल बी स्टार्टिंग डिफ्लेक्शंस, हाउ टू कंप्यूट डिफ्लेक्शंस। और डिफ्लेक्शंस को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस और दूसरा है एनर्जी मेथड्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस के इनको किस तरह इस्तेमाल करके डिफ्लेक्शंस एंड डिफॉर्मेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा ये लेक्चर मजीद 3 पार्ट्स में है। तो पार्ट ए हमारा आज का लेक्चर है। In this lecture we will be discussing about the deflection diagrams and the elastic curves of the various beams and elastic beam theory. और उसके बाद हम डबल इंटीग्रेशन मेथड की डेरिवेशन करेंगे और इसको इस्तेमाल करके किस तरह हम इलास्टिक कर्व्स और डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। डिफ्लेक्शंस किसी भी स्ट्रक्चर में आ सकते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। सबसे पहला है loads. When external loads are being applied to the structure, you can see here ये बीम के ऊपर एक लोड अप्लाई हो रहा है और ये बीम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड टेम्परेचर वेरिएशंस, टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो उस सूरत में भी स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शंस डेवलप होते हैं। सेटलमेंट, ग्राउंड सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी से नहीं है, सपोर्ट्स सेटल हो रहे हैं, उस सूरत में भी स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शंस डेवलप हो सकती हैं। फैब्रिकेशन एरर्स, जिस मेथड से उसको फैब्रिकेट कराना है, जो इंस्ट्रक्शंस थे अगर उनको फॉलो नहीं किया गया तो उस सूरत में भी डिफ्लेक्शन स्ट्रक्चर में काज हो सकते हैं। डिज़ाइनिंग में ये सबसे ज़रूरी है कि डिफ्लेक्शंस को हर हाल में लिमिट करना है। नहीं तो हमारा स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। और ये भी है कि दिखने में सही लगे, क्योंकि अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर कोई रूफ़ है, कोई स्लैब है, अगर उस पे इतना ज़्यादा लोड है या उसकी डिफ्लेक्शन ऐसी है कि वो सैग कर रहा है, तो उस सूरत में जो उसके ऑक्यूपेंट्स हैं उसको देख ही डरेंगे। तो यानी इसी वजह से कि हमने डिफ्लेक्शंस को लिमिट करना है ताकि स्टेबिलिटी भी बरकरार रहे और वो उसकी अपीयरेंस भी सेफ नज़र आए। और इस जो भी मटेरियल्स को इस्तेमाल करेंगे या इनको डिस्कस करेंगे अपने इस कोर्स में, वो हमारे सिर्फ होंगे लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स। लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं? हमारे पास वो मटेरियल्स जो हुक्स लॉ को फॉलो करें, यानी जिनमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उस सूरत में हम कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स हैं। और इनकी अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रा करें तो जो लाइंस हमारे पास बनेंगे, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों केस में हमारे पास सेम लाइन बनेगी, यानी इसके अंदर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशंस बाकी नहीं रहती। जब लोड अप्लाई हो रहा है उसी रेशो से स्ट्रेन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जब आप अनलोडिंग करेंगे तो उसके अंदर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन बाकी नहीं रहेंगे, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही होगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। और बीम्स और फ्रेम्स के केस में, क्योंकि हमारा कंसर्न वही है, जो एक्सटर्नल लोड्स यानी अप्लाई होंगे वो श्योरली इंटरनल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो इंटरनल इफेक्ट्स हैं बीम्स और एंड फ्रेम्स में, इंटरनल बेंडिंग्स, ये सबसे ज़्यादा काज करते हैं डिफ्लेक्शंस को। और इन केसेस ऑफ ट्रसेस, इंटरनल एक्सियल फोर्सेस डिफ्लेक्शंस काज करती हैं। तो हमारा मकसद यही है। इससे पहले हमने बहुत डिटेल से सीखा कि किस तरह जब किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर वो ट्रस है, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहे हैं, तो उसके मेंबर्स में इंटरनल एक्सियल फोर्सेस किस तरह डेवलप होते हैं। उन तमाम फोर्सेस की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना सीख लिया है। और इसी तरह कोई अगर बीम है, कोई फ्रेम है, उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उन लोड्स की वजह से बीम के अंदर shear forces एंड बैंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। और उन तमाम को हमने कैलकुलेट करना भी सीख लिया, यानी हमें मालूम हो चुका है कि जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है तो उस सूरत में
बीम के अंदर या फ्रेम के अंदर किस तरह इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, और ख़ासकर बीम्स और फ्रेम्स में हमारे पास यही इंटरनल बेंडिंग डिफ्लेक्शंस काज करते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो इंटरनल फोर्सेस के यानी वो फोर्सेस या स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन कर लें, वो एनफ है, बल्कि हमने ये देखना है कि वो इंटरनल स्ट्रेसेस या इंटरनल फोर्सेस कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस डिफॉर्मेशन की मैग्नीट्यूड को मालूम करना भी ज़रूरी है ताकि हम उसको लिमिट कर सकें। एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनको देख के लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप देखें कोई अगर ब्रिज सैग कर रहा है, कोई ब्रिज डेक है और वो इंतहाई ऐसी पोजीशन में है कि बिल्कुल सैगिंग है, तो उसको देख के ही लोग डर जाएंगे, कोई उसके ऊपर ट्रैवल करने का सोचेगा भी नहीं। एंड सिमिलरली अगर कोई बिल्डिंग है, टाल बिल्डिंग है, कोई विंड अप्लाई हो रहा है और वो वाइब्रेट कर रहा है, अगर वो स्ट्रक्चरली साउंड भी है लेकिन फिर भी उसकी वाइब्रेशन लोगों को फ्राइटन करते हैं। तो डिफॉर्मेशंस जब भी हम कहते हैं स्ट्रक्चर में, तो हमारे पास दो किस्म के डिफॉर्मेशंस होते हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल लोड। जब कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है, उसी डायरेक्शन में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उसी को कहते हैं डिफ्लेक्शन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर बुक्स में डेल्टा से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। एंड एक और हमारे पास डिफॉर्मेशन है जिसे हम कहते हैं स्लोप। स्लोप क्या है? स्लोप इज एक्चुअली एन एंगल। वो हमारे पास बीम, ये जो हमारा बीम की अपनी जो ओरिजिनल सेंट्रोइडल एक्सिस है और इलास्टिक कर्व। अच्छा, पहले ये है कि इलास्टिक कर्व, हमारे पास इलास्टिक कर्व से टेंजेंट ड्रा करते हैं, और उस टेंजेंट और बीम के सेंट्रोइडल एक्सिस इसके दरमियान जो एंगल बनता है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्लोप। और इलास्टिक कर्व जो हमारे पास है, द एंटीसिपेटेड डिफ्लेक्टेड शेप, यानी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है, उस लोड की वजह से स्ट्रक्चर की डिफॉर्मेशन किस तरह होगी, जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी उसकी। नहीं, अगर अब यहाँ पर देखें, एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये पॉइंट लोड बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये जो उसकी डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्टेड शेप, इसी को हम कहते हैं इलास्टिक कर्व। और हमने कहा था ना कि हम लीनियर इलास्टिक मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, और जब ये लोड आप रिमूव कर लें तो ये वापस बीम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप हमारे पास इलास्टिक कर्व है। इस डिफ्लेक्टेड शेप के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करें, ये टेंजेंट है, और वो टेंजेंट और बीम के सेंट्रोइडल एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनती है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्लोप। उसको हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम dy ओवर डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अभी हमने सीखा कि हमारे पास डिफॉर्मेशंस दो हैं, डिस्प्लेसमेंट्स और स्लोप्स। अभी देखते हैं मुख्तलिफ सपोर्ट कंडीशंस वो इन डिफॉर्मेशंस को किस तरह रेस्ट्रिक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रोलर सपोर्ट। यहाँ पर जो ब्लू कलर में दिखाया गया है दैट इज इलास्टिक कर्व, और ये इसकी टेंजेंट है, और ये हमारे पास बीम की सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो आपको पता है कि हमारे पास रोलर वर्टिकली लोड्स को रेजिस्ट करता है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन, यानी हमारे पास डिफ्लेक्शन सिर्फ क्या है? स्लोप है। यानी डिफॉर्मेशन हमारे पास दो हैं, एक है डिफ्लेक्शंस, एक है हमारे पास स्लोप। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्लोप मौजूद है, और डिफ्लेक्शन जो है डेल्टा दैट इज ज़ीरो। और अगर हम कोई पिन सपोर्टेड देखें, पिन सपोर्ट भी बिल्कुल इसी तरह हमारे पास वहाँ पर रोटेशन अलाउ करता है, तो वहाँ पर स्लोप डेवलप होगा और वर्टिकल डिफ्लेक्शन वो ज़ीरो है। अच्छा, इन केस ऑफ अ फिक्स्ड सपोर्ट, अगर हम देखें फिक्स सपोर्ट में, तो फिक्स सपोर्ट की ये खासियत है कि वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन को भी रेजिस्ट करता है और वो स्लोप को भी रेजिस्ट करता है। यानी इसके जो फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड पर डिफॉर्मेशन भी जीरो है, सॉरी डिफॉर्मेशन इज ओवरऑल जीरो, यानी डिफ्लेक्शन भी जीरो है और स्लोप भी जीरो है। लेकिन फ्री एंड पर अगर आप देखें, फ्री एंड पर वहां पर
डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों मैक्सिमम है। तो ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है फिक्स्ड बीम की कि इसके फ्री हैंड पर डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों मैक्सिमम है और इसके सपोर्टेड एंड पर दोनों मिनिमम यानी जीरो है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड कनेक्टेड जॉइंट है और इसके ऊपर कोई लोड अप्लाई हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये लेट्स सपोज अगर इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहे हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट साइड, तो ये बीम को डिफ्लेक्ट कर, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बीम और कॉलम या फ्रेम स्ट्रक्चर है जो फिक्स्ड कनेक्टेड है यानी रिजिडली कनेक्टेड है, इसको ये राइट वर्ड पुश करने की कोशिश करेगा। और इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, जितनी ये रोटेट होगी दोनों साइड पर इसकी डिफ्लेक्शन जो स्लोप है वो सेम होगा। और अगर हमारे पास ये कनेक्शन पिन जॉइंटेड कनेक्शन हो तो उस सूरत में ये दोनों स्लोप सेम नहीं रहेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो तो ज़ीरो है एट दिस पॉइंट, लेकिन जब ये मूव करेगा किसी भी लोड की वजह से तो वहाँ पर मेरे पास डिफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन दोनों सूरत हाल मौजूद होंगी। क्या अगर किसी सूरत में कोई ऐसा कंडीशन है कि जहाँ पर हम इलास्टिक कर्व को आसानी से ड्रा नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में रिकमेंडेड यही है कि पहले हम उस स्ट्रक्चर के लिए मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को ही इस्तेमाल करके हम इलास्टिक कर्व ड्रा कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, सबसे पहले हमारी साइन की एनिमेशन तो यही है कि when concave upward we will consider our movements as positive and when concave downward we will consider our movements as negative movements। तो जब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप मालूम हो जाएगा तो हम आसानी से इलास्टिक कर्व कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एक देखते हैं हमारे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर दो लोड्स अप्लाई हो रहे हैं, वन पॉइंट बी पर अपवर्ड और पॉइंट सी पर डाउनवर्ड। अगर इसको हम इसकी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो वो इस तरह बनेगी, यानी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट्स कनकेव डाउनवर्ड और यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट्स कनकेव अपवर्ड। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को इस्तेमाल करके नहीं इसको रिवर्स करके हम जो शेप बनाएंगे वो उसकी डिफ्लेक्टेड शेप होगी और वही इसकी इलास्टिक कर्व भी होगी लाइक दिस। यानी क्या कर रहे हैं हमारे पास, अगर हम वैसे भी अपनी इंट्यूशन देखें तो दिस फोर्सेस इट ये टेंड कर रहा है कि इसको अपवर्ड पुश करने की और ये इसको डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट्स डेवलप होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट्स डेवलप होंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप P1 P2 के कुछ सर्टेन वैल्यूज फिक्स कर लें और बीम के कोई डायमेंशन लेंथ को असाइन कर दें और कैलकुलेट कर लें, तो आपको बिल्कुल यही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नजर आएगा। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर भी दो लोड्स अप्लाई हो रहे हैं, एक P1 जो कि अपवर्ड है और P2 जो कि डाउनवर्ड है। अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह बनेगा, यानी इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, कनकेव अपवर्ड पॉजिटिव मूवमेंट्स और यहाँ पर नेगेटिव मूवमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। तो अगर हम इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनाएं, डिफ्लेक्टेड कर्व या इलास्टिक कर्व बनाएं तो वो इस तरह बनेगी। सबसे पहले ये ना, क्योंकि यहाँ पर इस बात को आपने बिल्कुल गौर करना है कि एट फिक्स्ड एंड सपोर्ट यहाँ पर क्या था हमारे पास, डिफ्लेक्शन और डिफॉर्मेशन, डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों जीरो थे, तो यहाँ पर ना ही कोई सेटलमेंट होगी और ना ही कोई रोटेशन होगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा जैसे यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट्स, तो फिर वहाँ यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट्स उनको फिर वो डाउन करके इस पॉइंट पर जीरो कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास पॉइंट है, दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कहते हैं, काउंटर फ्लैक्चर पॉइंट भी कहते हैं इसे। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपनी यानी साइन चेंज करता है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू जीरो हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी से कहते हैं।
और नहीं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मोमेंट्स बिल्कुल ज़ीरो हैं, और जब मोमेंट्स यहाँ पर ज़ीरो हैं तो कोई इंटरनल स्ट्रेसेस यानी इंटरनल बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो रहे हैं। जब कोई इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप ही नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास कोई डिफॉर्मेशन भी डेवलप नहीं होंगे। अच्छा, यानी हम डिफ्लेक्शन कर्व्स बना रहे हैं, तो इसकी क्या सूरत हाल है, क्या वजह है, हम क्यों बना रहे हैं? तो इसकी सबसे जो बुनियादी वजह है, ये हमें इंजीनियर्स को वो कर्व्स ये बताते हैं कि कहाँ पर हमने स्टील इंसर्ट करना है। क्योंकि डिफ्लेक्शन कर्व डिफ्लेक्टेड कर्व जो है, इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्टेड कर्व, वो हमें बिल्कुल डिफ्लेक्टेड शेप दिखाएगा और हमें मालूम होगा कि किस पॉइंट पर डिफ्लेक्शंस पॉजिटिव यानी मोमेंट्स पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, तो हम उनको काउंटर करने के लिए उसी तरह स्टील वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, कनकेव अपवर्ड है। तो जब पॉजिटिव मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास बॉटम में टेंसाइल क्रैक्स डेवलप होंगे, जिनको काउंटर करने के लिए हम रीइंफोर्सिंग स्टील बार्स प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है और बल्कि ओवरहैंगिंग बीम है, एक यहाँ पर प्रॉप्ड भी है और इसकी कोई सर्टेन पोर्शन ओवरहैंगिंग है। अगर इसका हम देख लें तो दिस यूडीएल इज पुशिंग इट डाउनवर्ड एंड दिस इज पुशिंग इट अपवर्ड। तो यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर हमने इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बॉटम में रीइंफोर्सिंग स्टील बार्स प्रोवाइड किए और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम उसके टॉप पर रीइंफोर्समेंट जो रीइंफोर्सिंग स्टील बार्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर इसको देख लें, हमारे पास जो इससे पहले हमने बनाए थे डिफ्लेक्शन कर्व्स, तो ये हमारे पास है सिंपली सपोर्टेड बीम, लेकिन हमें इस इलास्टिक कर्व से ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। तो इस रीजन में यहाँ पर हम टॉप पर स्टील बार्स प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर बॉटम में स्टील बार्स प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास केस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव मोमेंट्स की वैल्यू बहुत कम है और नेगेटिव मोमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको ओवरऑल यानी इस पॉइंट तक, अगर यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़रूरत भी पड़े, यहाँ पर थोड़े से हम कुछ लेंथ के लिए बॉटम में रीइंफोर्सिंग बार्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके ओवरऑल बाकी जो स्पैन लेंथ है वहाँ पर हम टॉप में रीइंफोर्सिंग बार्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमें डिफ्लेक्शन कर्व से मालूम हो रहा है कि हमने अपने स्टील बार्स को कहाँ पर लोकेट करना है, कहाँ हमने किस तरह अपने कंक्रीट को स्ट्रेंथन करना है। हमारे पास कुछ डिफ्लेक्टेड शेप्स अभी देखते हैं कि हमारे पास कुछ सर्टेन केसेस हैं जिनके ऊपर लोड्स अप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी डिफ्लेक्टेड शेप्स इलास्टिक कर्व किस तरह बन सकते हैं। तो दिस इज अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि रोलर सपोर्ट, यहाँ पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ज़ीरो है और स्लोप की कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर स्लोप की हमारे पास कोई वैल्यू है और ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंड स्लोप दोनों ज़ीरो हैं। और वैसे ही अगर ये फ्री होता तो यहाँ पर मैक्सिमम होते, लेकिन यहाँ पर ये फ्री नहीं है, तो इसीलिए इसके मिड स्पैन पर दोनों मैक्सिमम होंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक फिक्स्ड बीम है, यानी इसके दोनों एंड से ये फिक्स है और इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है। तो दोनों एंड्स कैंटिलीवर हैं, दोनों ना ही वहाँ पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन है और ना ही कोई स्लोप है। तो ये हमारे पास सेंटर पर यहाँ पर मूवमेंट्स यानी पॉजिटिव मूवमेंट्स डेवलप होंगे। अच्छा, ये हमारे पास एक ओवरहैंगिंग बीम है जिसके ऊपर एक कपल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कपल मोमेंट अप्लाई हो रहा है, दिस इज एक्सटर्नल कपल मोमेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्री हैंड को अपवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस एग्जैक्टली यहाँ से भी ये अपवर्ड होने की कोशिश करेगा। तो क्या हो रहा है, यानी जहाँ जिस पॉइंट से ये अपवर्ड होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। एंड सिमिलरली ये हमारे पास एक कंपाउंड बीम है जिस पे एक इंटरनल हिंज लगा हुआ है और यहाँ पर इस पॉइंट पर एक डाउनवर्ड लोड अप्लाई हो रहा है। तो इसकी देखिए हम डिफ्लेक्शन कर्व किस तरह बना सकते हैं।
ये जो सपोर्ट है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन और स्लोप को अलाउ नहीं करता, ये मज़ीद उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल वर्टिकल डिफ्लेक्शन और स्लोप कोई नहीं है। लेकिन इस पॉइंट के बाद जैसे ही, क्योंकि ये एक रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ से फिर स्लोप डेवलप होना, यानी बीम यहाँ से रोटेट करना शुरू होगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई स्लोप होगा। और पॉइंट भी इट्स अ हिंज, और ये बिल्कुल यहाँ पर ये रोटेशन अलाउ करता है, तो इसकी डिफ्लेक्शन शेप भी इसी तरह होगी, ये डाउनवर्ड जाएगा। और ये देखिए हमारे पास ये एक कंपाउंड बीम है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, लेकिन पॉइंट बी पर एक हिंज भी लगा हुआ है। अच्छा, ये अगर फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद ये कैसे एब्रप्टली इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यानी हमारे पास ये जो पोर्शन है कैंटिलीवर की वजह से, फिक्स की वजह से, ये इसके मूवमेंट्स को रेजिस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मूवमेंट्स को रेजिस्ट करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, रेस्टोरेंट कोई नहीं है, तो एब्रप्टली पॉइंट बी के बाद मूवमेंट की वैल्यू चेंज हो रहा है। और ये हमें मूवमेंट की वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, ये हमें डिफ्लेक्टेड कर्व ही बता रहा है कि ये इसकी मूवमेंट की वैल्यू यहाँ से चेंज हो रही है। और इसी हमारे पास एक और केस है जिसमें जो हमारे पास बी और सी स्पैन है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है, जो उसको डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर स्लोप होंगे, डिफ्लेक्शन इन पॉइंट पर नहीं होगा, लेकिन इसके मिड स्पैन पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वर्टिकल, और इसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों स्पैन्स में नेगेटिव मोमेंट्स डेवलप होंगे। कुछ फ्रेम्स को देखते हैं कि फ्रेम्स की डिफ्लेक्टेड शेप किस तरह बनती है। यहाँ पर एक पॉइंट लोड लेटरली अप्लाई हो रहा है पॉइंट बी पर, तो ये हमारे पास इसको पॉइंट डी फिक्स है, पॉइंट ए रोलर है, तो ये इसको राइट वर्ड पुश करने की कोशिश करेगा, और ये पुश भी हो गया। और ये हमारे पास जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स अगर पहले 90 डिग्री पर है, तो वो आफ्टर डिफ्लेक्शन या आफ्टर रोटेशन उनकी जो 90 डिग्री है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये हमारे पास इसको इस तरह पुश करने की कोशिश करेगा, तो ये डिफ्लेक्टेड डायग्राम इसकी यूं बनेगी। ये देखिए हमारे पास टू बेस कॉलम है, जिसके अंदर टू बेस फ्रेम है, जिसमें टू बेस हैं, और वही एक लोड अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी इन्फ्लेक्शन पॉइंट बी सी जो बीम है यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर भी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट डेवलप होगा, क्योंकि ये फिक्स है, और ये जाके इसको यहाँ पर नेगेटिव करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर देख लें हम, इसकी हमारे पास बी और सी में इसके मिड पॉइंट पर, यानी बी डी अगर हमारे पास बीम है, तो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन रहा है, यानी मोमेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है। और ये देखिए हमारे पास एक टू स्टोरी फ्रेम है, जिसके दो पॉइंट्स पर लेटरल लोड्स अप्लाई हो रहे हैं, और पॉइंट जो सपोर्ट ए है वो फिक्स है, एंड सपोर्ट एफ इज अ पिन सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको पुश करने की कोशिश करेगा, ये भी इसको पुश करने की कोशिश करेगा, और ये अच्छा यहाँ पर देखें पॉइंट सी पर ये हिंज्ड है, यहाँ पर ये फिक्स कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर 90 डिग्री को ये मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इसमें रोटेशन डेवलप होगा, और यहाँ पर ये फिक्स है, तो यहाँ पर ये अपनी 90 डिग्री को मेंटेन कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख लें, तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह बनेगी जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आपको मतलब इंट्यूटिवली बंदा इसको कर सकता है। ये एक थोड़ा सा और यानी थ्री बेस फ्रेम है, जिसके सेंट्रॉइड जो सेंट्रल स्पैन है, यहाँ पर एक यूडीएल अप्लाई हो रहा है, कोई और फोर्स नहीं है, तो ये यहाँ पर इसको डाउनवर्ड पुश करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से सी पर क्लॉकवाइज और डी पर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन डेवलप होगा, और इनकी वजह से क्या होगा, मजीद बी के ऊपर काउंटर क्लॉकवाइज, और सी बी पर जो रोटेशन हो रही है वो काउंटर क्लॉकवाइज है, और सी पर जो रोटेशन है वो भी ये क्लॉकवाइज है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास तमाम सपोर्ट्स फिक्स हैं, तो सपोर्ट पर कोई भी मूवमेंट डेवलप नहीं हो रहा, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आप ज़रा देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव डेवलप हो रही हैं, तो ये आके यहाँ पर इसको नेगेटिव होना है, तो बिल्कुल कैंटिलीवर के क्लोज क्लोज यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स डेवलप हो रहे हैं।
अब ज़रा हम देखते हैं कि इलास्टिक बीम थ्योरी की जो ये थ्योरी क्या है और हम इसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं। हमने देखा था कि हमने ये बात किया कि बीम्स और फ्रेम के केस में इंटरनल मोमेंट ही वो क्वांटिटी है या वो फोर्स है जो कि डिस्प्लेसमेंट और स्लोप्स डेवलप करता है बीम के अंदर। तो हम इन अभी इसकी रिलेशनशिप को देखेंगे कि किस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशंस इसके लिए डेवलप कर सकते हैं जो कि इंटरनल मोमेंट को इन दोनों क्वांटिटीज़ के साथ रिलेट करेगा। लेट्स सपोज वी हैव सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके ऊपर कोई आर्बिट्ररी लोड अप्लाई हो रहा है और इसकी वजह से ये हमारे पास जो ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है यानी इलास्टिक कर्व है। अगर मैं इलास्टिक कर्व का कोई एक पोर्शन ले लूँ, एक डिफरेंशियल पोर्शन, डिफरेंशियल, तो इसको मैं कहूँगा कि दिस इज डी एक्स और डी एक्स मेरे पास पोर्शन ऑफ डिफ्लेक्टेड जो पोर्शन ऑफ इलास्टिक कर्व है और डी एस मेरे पास किसी और ऊपर फाइबर पर पोर्शन है। अच्छा, जो आर्क डी एक्स है वो मैंने बताया कि मेरे पास ये इलास्टिक कर्व का एक पोर्शन है। अच्छा, अभी अगर इसको हम ज़रा देख लें, इस इन लोड्स की वजह से यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगे जो कि इस बीम को इस तरह बेंड करने की कोशिश करेंगे और ये बीम अगर ये बेंड हो रहा है तो ये एक आर्क बनेगा और आर्क मतलब ये अगर ये एक सर्कल का एक आर्क है जिसका ये पॉइंट है, अगर इसको हम बढ़ा दें तो ये इस तरह कोई एक सर्कल बन जाएगा। तो पॉइंट डी से लेकर यानी डी एक्स और डी एस इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये y है। अच्छा, ये जो हमारे पास डी एस डैश है उसकी क्योंकि ड्यू टू डिफॉर्मेशन इसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी, यहाँ पर स्ट्रेन डेवलप हो चुके हैं और हमारे पास जो सेंट्रल एंगल जो बन रहा है यहाँ पर सेंटर पर, इसको हम कहेंगे डी थीटा और ये कर्वेचर है यानी ये हमारा सर्कल है, इसका जो रेडियस है उसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ पर जब स्ट्रेसेस डेवलप हुए तो स्ट्रेन्स भी डेवलप हो गए। तो डी एस डैश एज वी नो दैट स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो हमारे पास स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ से हमें मालूम है कि फ्रॉम दिस कि डी एस इज इक्वल टू डी एक्स एंड मजीद जो डी एक्स है दिस इज इक्वल टू रो इंटू थीटा। हमें पता है ना कि अगर कोई हमारे पास सर्कल है उसका जो सेंटर पर, लेट्स सपोज हमारे पास ये सर्कल है, इसके ये हमारे पास सेंटर है और यहाँ पर मैं अगर इसका आर्क ले लूँ और ये अगर मेरे पास थीटा है तो एंड दिस जो आर्क की लेंथ है दैट इज एस और ये जो इसकी रेडियस है वो आर है। तो आर्क इज इक्वल टू यानी एस विल बी इक्वल टू आर थीटा, ये एक इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो इस केस में हमारे पास आर जो है वो है डी एक्स और सॉरी जो आर्क है, आर्क एस इज डी एक्स एंड रेडियस इज रो एंड एंगल इज डिफरेंशियल यानी डी थीटा। तो हम क्या करेंगे और एज अगर यहाँ पर हम देखें कि डी एस डैश दिस इज इक्वल टू रो माइनस वाई इंटू डी थीटा, हमारे पास डी एक्स से लेकर ओ पॉइंट ओ तक ये रो है तो और ये y है तो हमारे पास ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, रो माइनस वाई। अच्छा, तो हमारे पास डी एस की वैल्यू आ गई, डी एस डैश की वैल्यू आ गई, इन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो मेरे पास स्ट्रेन की इक्वेशन ये बनेगी। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो मेरे पास रो इंटू डी थीटा, रो इंटू डी थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास ये जो क्वांटिटी बचेगी और ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 ओवर रो इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन अपॉन वाई। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये अगर मतलब हमारे पास जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो होमोजीनियस है और लीनियर इलास्टिक मटेरियल है जो कि हुक्स लॉ को ओबे करता है, तो उसका मतलब ये है कि हुक्स लॉ में बस क्या है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और जो उसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां से हम स्ट्रेन की वैल्यू को डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ई। और ये भी
आपने MOS1 में प्रूव कर लिया है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से जो इन्हीं बेंडिंग मोमेंट्स की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं वो हमारे पास उनकी वैल्यू ये है। और अगर मैं यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर लूँ तो ये मेरे पास बनेगा -my/EI। तो ये देखें आप हमारे पास, अगर फिर मैं क्या करूँगा, स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से जो आएगी उसको मैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी 1/ρ = m/EI। तो क्या किया है मेरे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन की जगह मैंने इसकी ये वैल्यू पुट किया है, और यहाँ पर यानी सिग्मा के लिए ये इक्वेशन यानी ये वैल्यू पुट किया है, और उसके बाद मेरे पास जो क्वांटिटी बनती है स्ट्रेन की उसको यहाँ पर पुट किया है। इसको सॉल्व करें तो मेरे पास ये क्या बनेगी, 1/ρ = m/EI। यहाँ पर इस इक्वेशन में रो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो हमने कहा था, और 1/ρ इसको हम कहते हैं कर्वेचर, और m ये मेरे पास इंटरनल मूवमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स, और E इज द मटेरियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और I मेरे पास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, अभी जिस तरह हमें मालूम है कि dx = हमें पीछे देख लिया था कि dx = रो इंटू डी थीटा, जो s = r थीटा के बराबर था। यहाँ से मैं रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ जो कि बनेगी dx/d थीटा इस फॉर्मूले से। अच्छा, तो यहाँ से क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो, अगर मैं इसको रिवर्स कर लूँ, सॉरी इन्वर्स कर लूँ, इसको इस इक्वेशन को मैं इन्वर्स कर लूँ तो ये बनेगा d थीटा/dx एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/ρ। अभी मेरे पास देखें, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स वो इक्वल है 1/ρ के। तो हम इनको कंपेयर कर लें तो मेरे पास जो नया इक्वेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू d थीटा/dx = m/EI। और हमें पता है कि स्लोप थीटा क्या है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y में जितना चेंज हो रहा है x में कितना चेंज होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल स्लोप। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगी, dy/dx। इस क्वांटिटी को अगर हम डेरिवेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगी मेरे पास, d थीटा/dx = d²/dx²। अभी दोबारा देखिए, हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट d²y/dx² = m/EI। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये है हमारे पास, इस इक्वेशन से हम इलास्टिक, यानी ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इससे हम स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी से हम यानी वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसी को हम कहेंगे, यानी इसको हम डबल इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये अगर मैं इसको एक मरतबा इंटीग्रेट कर लूँ तो दिस विल बी इक्वल टू dy/dx। तो ये जो मेरे पास वैल्यू देगी वो स्लोप की वैल्यू देगी, और इसको दोबारा मैं इंटीग्रेट कर लूँ तो दिस विल गिव द वैल्यू फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अच्छा, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, आपको पता है कि इंटीग्रेशन के बाद आप जितनी मरतबा इंटीग्रेट करते जाएंगे, एक कांस्टेंट, यानी जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी फार्मूले के अंदर ऐड होता जाएगा, इक्वेशन के अंदर ऐड होता जाएगा। तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर हम उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड फ्लोर है, एक जो आपको नजर आ रहे हैं जॉइस्ट्स, जिनके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है 4 kN/m का। तो हमें हमसे पूछा जा रहा है कि इस जॉइस्ट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लें, और इसकी EI यानी सेम मटेरियल से बना हुआ है और इसकी एक प्रिज्मेटिक बीम है, तो EI इज कांस्टेंट। तो इसको अगर हम देख लें तो मेरे पास इसकी सिंपल शेप इस तरह बनेगी, लेंथ इसकी 10 मीटर है और सिंपली सपोर्टेड है, और तो यहाँ से मैं रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, 20 kN, 20 kN। ये एक सिमेट्रिकल बीम है।
अच्छा, अभी सबसे पहले इलास्टिक कर्व ये तो हमें पता है ना कि देखो दोबारा अगर हम रिवाइज़ कर लें उनको से कि इलास्टिक कर्व हम कहाँ से निकालते हैं? इलास्टिक कर्व हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से निकालते हैं। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम पहले आपको याद है जब हम मेथड ऑफ सेक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या करते थे अगर लोड में वेरिएशन है, जो बीम है उसके ऊपर लोड चेंज हो रहा है एट सर्टेन लेंथ, तो हम उतना इसको सेक्शन करते थे, यानी 2 या 3 सेक्शन लेते थे अगर 2 या 3 मर्तबा लोड वेरी हो रहा है। यहाँ पर आप देखें हमारे पास थ्रू द स्पैन सिर्फ एक ही लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हम एक ही इसको सेक्शन करेंगे, यही यही एक ही एक्स की वैल्यू वो हमें एनएफ पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा, जो कि हम इलास्टिक कर्व इसके लिए ड्रा कर सकते हैं। तो हमने किसी एक पॉइंट पर इसको कट लगाया, तो वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, ये आपको पता है कि 4 इंटू एक्स, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर मोमेंट्स को सम कर लूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी मूवमेंट के लिए। ये जो इंटरनल मूवमेंट है, ये जो इंटरनल मूवमेंट है इसके लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, अब हम क्या करेंगे उसको अपने वो जो हमने डबल डेरिवेटिव वाला इंटीग्रेशन जो हमने इलास्टिक बीम के लिए जो इक्वेशन डेवलप किया है, हम उसके लिए उसको उसमें पुट करेंगे और वहाँ से स्लोप और वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने, m को इस तरफ किया और अभी m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि 20x माइनस 2x स्क्वायर हमने यहाँ पर पुट किया है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वही इक्वेशन है। अच्छा, अभी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या बनेगी मेरे पास, ये इसको मैंने इंटीग्रेट किया, यहाँ पर मेरे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ चुका है। और उसके बाद अगर देखें आप तो यहाँ पर ये ई आई अगर मैं उसको उस तरफ भी लेकर जाऊँ, तो डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ से मैं स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट कर लूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी, और यहाँ पर एक और यानी C2 की सूरत में एक और कांस्टेंट डेवलप हुआ है, और इस इक्वेशन से मैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी अभी काम हमारा ये है कि ये जो कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट की वैल्यू को पहले डिटरमाइन करना और फिर हमने मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अगर अच्छा, ये हमें पता है ना कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और हमें पता था कि सिंपली सपोर्टेड में अगर यहाँ पर रोलर है या हिंज है, तो यहाँ पर रोलर और हिंज वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन को अलाउ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर v 0 है। तो इस पॉइंट पर हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन 0 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब x की वैल्यू 0 है, तो उस वक्त मेरे पास v की वैल्यू 0 है। तो इस इक्वेशन में मैं अगर v 0 पुट कर लूँ और x भी 0 पुट कर लूँ, तो मेरे पास C2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद ये भी हमारे पास जो ये सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पर भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन कोई नहीं है और v इक्वल टू 0 है। और उसके बाद अगर मैं इस इक्वेशन में v अगर 0 पुट कर दूं और x की वैल्यू 10 पुट कर दूं, और C2 की वैल्यू भी आ चुका है, वो भी अगर मैं 0 पुट कर लूं और यहाँ इसको सॉल्व कर लूं, तो C1 के लिए मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो -166.7 आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इलास्टिक कर्व की, तो वो ये बनेगी हमारे पास। अभी ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन है। अगर हमारे पास मालूम है आप किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ई आई यानी इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मालूम है, तो आप किसी भी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू को यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक पुट कर लें, तो आपके पास इलास्टिक कर्व की शेप बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके मिड स्पैन पर स्लोप की वैल्यू 0 है। तो जब और ये हमारे पास 10 फीट है, 10 मीटर्स हैं, तो इसकी मिड स्पैन 5 मीटर्स है। तो वहाँ पर जब 0 है, स्लोप 0 है, और वहीं पर हमारे पास डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। तो हम अपने इक्वेशन में x को 5 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में जब x को 5 पुट करेंगे, तो मेरे पास
ये 521 ओवर EI नेगेटिव में आएगी। ये नेगेटिव मीन्स मतलब ये हमारे पास डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, एक और हमारे पास कंडीशन है, एक कैंटिलीवर बीम है, इसके फ्री एंड पर एक मोमेंट अप्लाई हो रहा है और हमने इसके लिए इलास्टिक कर्व के लिए इक्वेशन डेवलप करना है। तो अब देखें कि ये हमारे पास एक यानी कनकेव डाउनवर्ड, यानी ये हमारे पास एक जो वो है मूवमेंट है, ये पॉजिटिव मूवमेंट है, तो ये इसको अपवर्ड पुश करने की कोशिश करेगा। तो इलास्टिक कर्व हमारे पास वो जो लोड है वो बीम को जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है इसी तरह उसको पुश करने की कोशिश करेगा। और अगर हम देखें कि हमारे पास सिर्फ एक ही लोड हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ एक इक्वेशन NF होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक ही सेक्शन काटेंगे और अपने लिए इक्वेशंस डेवलप करेंगे। और इस इक्वेशन से अगर हम समेशन ऑफ मोमेंट्स लगा दें तो मेरे पास m की वैल्यू जो इंटरनल m है दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल m जो कि m नॉट है। अच्छा, हम क्या करेंगे, अपना हमारा वो जो इक्वेशन है उसके अंदर m की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास ये स्लोप का इक्वेशन आएगा, और अगर मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स आ चुके हैं। तो हमारा पहला काम, ये हमारे पास इक्वेशंस है, हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे। ये एक कैंटिलीवर बीम है, तो जब x 0 है, यानी आप देख रहे थे यहाँ पर लिखा हूँ कैंटिलीवर बीम इस तरह था ना हमारे पास, ये कैंटिलीवर बीम है और फिक्स्ड यहाँ से हम x को मेजर कर रहे हैं। सो एट फिक्स्ड एंड x इज 0, जब x 0 है तो वहां पर स्लोप और वर्टिकल डिफ्लेक्शन दोनों 0 हैं। तो वहां से अगर मैं पुट कर लूं और तो मेरे पास C1 और C2 दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगा, और मैं अगर अपनी इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लूँ इक्वेशंस में तो मेरे पास ये dv ओवर dx को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज स्लोप, और सिर्फ v हमारे पास ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। तो ये मेरे पास इक्वेशंस बनेंगे उनके लिए। ये अच्छा, और हमें ये मालूम है कि इसकी फ्री हैंड पर, ये जो इसका फ्री हैंड है, यहाँ पर स्लोप और डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पर मैक्सिमम होंगे व्हेन x इज इक्वल टू l। तो अपने वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस आ गए हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो स्लोप है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है, जिस तरह हमने पहला जो बाय इंट्यूशन शेप बनाया था उसी तरह है, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपवर्ड है, और वो भी हमारा साइन कंडीशन यही है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। सो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई डिस्कशन करना चाहें आप, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।